कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती के उत्ते अज असी पहुँचे हैं जी। और अज राष्ट्रीय किसान संगठन के जनरल सैकटरी मिस्टर मॉडगिल ते उन्हां दी पूरी टीम जिहड़ी अज एक विशेष मीटिंग के लिए इस पवित्र धरती के उत्ते एकत्र हुई है। ये वो धरती है कुरुक्षेत्र की जिथे धर्म ते अधर्म की लड़ाई हुई ते सच की ते झूठ की लड़ाई हुई ते सच जिहड़ा वो जित्तिया। उसे पवित्र स्थान के उत्ते अज राष्ट्रीय किसान संगठन की इस विशेष मीटिंग के विच कुछ मुअज़्ज़ज़ हस्तियां इत्थे पहुंचियां ने। इस संगठन के जिहड़े जनरल सैकटरी ने मिस्टर मॉडगिल वो इत्थे ने, उन्हां दे नाल गल करदे हां कि की रणनीति बना रहे ने, किसान जथेबंदियां दा जोश किवें दा है, किते इन्ना लंबा समा पैण दे नाल किते किसी कोई ढिल मੱਠ तो नहीं आई। आओ गल करते हैं जी। आज की आपकी इस मीटिंग का मेन एजेंडा क्या है? ये राष्ट्रीय किसान संगठन की वर्ष में 2 बार रूटीन बैठकें होती हैं। तो ये वैसे रूटीन बैठक थी, तो परंतु इसका जो उद्देश्य और जो एजेंडा है, मुख्य तौर पर जो आज किसानों का आंदोलन चल रहा है, ये 3 बिलों के ऊपर और जो किसानों की मांगे हैं उनके ऊपर, तो ये एजेंडा मुख्यतः उस पर केंद्रित रहा। ये जो किसानों का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, इसमें राष्ट्रीय किसान संगठन पहले से शरीक है और राष्ट्रीय किसान संगठन पूरे देश के 18 राज्यों में काम करता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा राज्यों से राष्ट्रीय किसान संगठन के बैनर तले किसान यहाँ शरीक हो रहे हैं इस आंदोलन में। और ये जो आंदोलन है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई में हम इसको मानते हैं। ये कोई सामान्य लड़ाई नहीं है, अब ये बहुत बड़ी लड़ाई है और ये किसानों की भी लड़ाई नहीं है, ये तो पूरे देश के उपभोक्ता वर्ग की भी लड़ाई है। और ये किसानों के साथ आज तक धोखा होता रहा, अन्याय हुआ है। आज तक किसान खड़ा नहीं हो पाया, पर ये बहुत एक अच्छा एक वक्त है जब ये किसान संगठित हुआ है और खड़ा हुआ है। इसके लिए हम पंजाब के किसानों का भी एक इसमें उनका स्वागत करते हैं और उनको ये शिरोमणि कहते हैं कि उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया और सारा देश का किसान अब इस आंदोलन में खड़ा है। कैसे ये आज तक अन्याय किसानों के साथ हुआ है? कोई वक्त था जब 1965-1966 के दौर में 150 रुपये का 10 ग्राम सोना था और 76 रुपये क्विंटल कनक थी, यानी कि 2 क्विंटल कनक बेच के 1 तोला सोना 12 ग्राम सोना आ जाता था। पर आज के इस अब किसान की हालत देखिए, 22 क्विंटल कनक बेच के 10 ग्राम सोना आता है। तो उस वक्त की 2 क्विंटल कनक आज 22 क्विंटल कनक जो के बराबर हो रही है, तो किसान कैसे भरपाई करेगा? इसी तरह से बाकी भी जो महंगाई बढ़ी है देश में, चाहे एक सरकार में आज जो छोटा सा नौकर लगता है उसकी जो सैलरी है उससे भी कंपैरिजन करें। उस वक्त जो मजदूर लगता था, एक जो छोटा सा कर्मचारी सरकार में भर्ती होता था, उसको 3 या 4 क्विंटल गेहूं के बराबर उसको पैसे दिए जाते थे। आज अगर उसकी सैलरी देखें तो आज उसको 25 क्विंटल और 30 क्विंटल कनक के बराबर उसको सैलरी दी जाती है। तो इस तरह से आज तक किसान के खाद्यान्न जो वो पैदा करता है, उसके जो दाम हैं वो उस अनुपात में नहीं बढ़े जिस अनुपात में बाकी महंगाई बढ़ी, तो किसान के साथ धोखा हुआ। आज जो देश में गरीबी है, वो गरीबी इसी कारण है कि जो वर्ग मेहनत करता है उसको मेहनत का उसको फल नहीं दिया जाता। तो अगर उस किसान मजदूर उसको मेहनत का अगर फल दिया जाए, उसको वो रिटर्न किया जाए, तो वो गरीब नहीं रहेगा, गरीबी स्वतः दूर हो जाएगी, बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी, बेरोजगार भी नहीं रहेंगे। तो आज ये पूरे देश की लड़ाई है और ये धर्म युद्ध है और इस युद्ध को हम जीतेंगे। मॉडगिल साहब, अभी आपने बताया कि आपका जो राष्ट्रीय किसान संगठन है ये देश की 18 स्टेट्स में आपका कार्यकर्ता हैं या किसान लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं।
शुरुआत में तो यही बात कही कि ये तो पंजाब हरियाणा वाले हैं, कुछ खालिस्तानी हैं, कुछ माओवादी हैं, कुछ मार्क्सवादी हैं, पता नहीं कैसे कैसे नाम दे दिए गए। और मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा है कि राष्ट्रीय किसान संगठन देश की 18 स्टेट्स में, और इसका मतलब कि 18 स्टेट्स के किसान दिल्ली में हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। ये जो अध्यादेश लाए गए थे शुरू में, जून में ये अध्यादेश लाए गए, उसी वक्त से किसानों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। हमारे संगठन ने भी तब से ही इसका विरोध करना शुरू किया। पहले इसका विरोध धीरे धीरे चला, पंजाब में पहले से ही ये आंदोलन तेज हो गया था। अब ये जो दिल्ली में दिल्ली का जो घेराबंदी की गई है, ये पंजाब से शुरू हुई, इसमें नो डाउट। पर धीरे धीरे इसके साथ हरियाणा जुड़ा, उसके साथ उत्तर प्रदेश जुड़ा, राजस्थान जुड़ा, और अनेक संगठन जो देश में काम करते हैं, उसमें राष्ट्रीय किसान संगठन भी है, दूसरे संगठन भी है, सैकड़ों संगठन हैं। तो सब संगठनों के बैनर के तले इस वक्त पूरे भारत के सभी राज्यों के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये तो सरकार को अपनी खाल बचाने का एक जरिया तय करके, ये पंजाबियों का आंदोलन है, ये हरियाणा का आंदोलन है, ये अपना खाल बचा रहे हैं कि ये तो छोटा सा आंदोलन है, परंतु ऐसा नहीं है। और सरकार अपने उस जो उनका एजेंडा था इस आंदोलन को फेल करने के लिए, जो ये नाम दिए गए, इसको बदनाम भी किया गया, और यहाँ तक कहा गया कि खालिस्तानियों का आंदोलन है, नक्सलाइट का आंदोलन है, ये देश विरोधियों का आंदोलन है। आज भी सरकार का तंत्र, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, चाहे वो सरकार की मशीनरी हो, या जो ये सरकार के जो अन्य संगठन हैं इनके, ये पूरा जोर लगा रहे हैं कि आंदोलन को बदनाम किया जाए। ये जितने भी संगठन इसमें लगे उनको बदनाम किया जाए, इनको देश विरोधी तय किया जाए। कोई भी जो विदेश से या देश से सोशल मीडिया का या कोई हीरो या दूसरा कोई जो आंदोलन में समर्थन करने की बात करता है, तो सरकार का गोदी मीडिया, सरकार के पक्ष के जो सोशल मीडिया, उनको देश विरोधी घोषित करने की तरफ दौड़ते हैं। तो ये सरकार का एक षड्यंत्र है, ये तोड़ने के लिए, इनको कुचलने के लिए। और हमारा ये मानना है कि ये धर्म की लड़ाई है। सरकार अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं होगी, और अब तक भी नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा आंदोलन है, और मैं ये भी कहता हूँ कि ये आंदोलन सफल हुआ, और अगर ये आंदोलन सफल नहीं होगा तो देश में कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता। मानवता और इंसानियत की सेवा करने वाली संस्थाओं के काम में भी ये सरकार विघ्न डाल रही है। ये स्वयं तो कर नहीं सकती। इतने शहीद इस आंदोलन में हुए, 250 के करीब, उन की संवेदना में इस सरकार के मुंह से किसी से कोई एक शब्द नहीं निकला। ये बहुत निंदनीय बात है। और कोई संगठन और जो लोग उनकी सेवा में, उनकी सहायता में आगे आ रहे हैं, जिनका स्वागत होना चाहिए, जिनकी प्रशंसा होनी चाहिए, उनके काम में ये सरकार रोड़े डाल रही है, ये बहुत ही निंदनीय बात है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, और ये सरकार को तो सहयोग करना चाहिए। और राष्ट्रीय किसान संगठन आपकी ये जो गुरु नानक लंगर सेवा सोसाइटी है, इसकी प्रशंसा करती है, और हमारी तरफ से इस काम में जो भी अगर सहयोग चाहिए होगा, हम आगे बढ़कर इसके लिए करेंगे। बहुत शुक्रिया जी मौदगिल साहब। आपको लगता है कि ये जो आंदोलन चल रहा है, ये इससे आप जो जितने भी संगठन थे पहले, तो आम लोग इस कान से सुनते थे बात, उस कान से निकाल देते थे। जो लोग किसानी नहीं करते, खेती नहीं करते, उन लोगों को भी किसानों की मुश्किलें अब समझ आ रही हैं कि यार क्या बात है, किसान मांग क्या रहा है कि अगर मेरा 100 रुपया खर्च हो रहा है कोई फसल उगाने में, कोई को प्रोड्यूस करने में, तो मैं उसके बदले में MSP के जरिए सिर्फ 150 रुपया मांग रहा हूँ। तो क्या ज़्यादा मांग रहा है, वो भी प्रॉब्लम है। तो लोग हैरान होते हैं, यार 100 रुपया लगा के 150 रुपया को कमाना चाहता है किसान, तो कुछ ज़्यादा नहीं कमाना चाहता, ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, अच्छे बच्चों को अपने को पढ़ा सके, वो भी कुछ सहूलतों का आनंद ले सके। तो कुछ भी ज़्यादा नहीं, फिर भी उसको और दबाया जा रहा है। आप तो 150 की बात कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी बात करेंगे, परंतु आप तो 150 की, अभी तक तो ये सरकार 100 का 100 भी देने को राजी नहीं है। ये हाँ,
जो हमारे यहाँ जानकारियाँ जो एकत्रित की जा रही हैं सारी, तो अभी तक तो जो सरकार खुद एमएसपी तय करती है, खुद अभी तय कर रही है, वो तो 150 नहीं, वो तो 100 का 70 है। अच्छा, वो 100 का 70 जो सरकार एमएसपी तय कर रही है। सरकार अभी तक उस एमएसपी पर भी किसान के खाद्यान्न को खरीदने को राजी नहीं, उस एमएसपी पर भी नहीं खरीद रही। केवल देश का 6% खाद्यान्न एमएसपी पर खरीद रही है। बाकी प्रदेशों में कहीं भी एमएसपी पर खरीदने के लिए वो कोई तंत्र उसका नहीं है, कोई कानून नहीं है। सरकार खुद एमएसपी तय करती है, परंतु खरीद नहीं करती, खरीदेंगे व्यापारी। और ये भी सरकार मानने को तैयार नहीं है कि कोई व्यापारी एमएसपी से नीचे खरीदे तो वो दंडनीय काम होगा। हम ये चाहते हैं कि उससे नीचे खरीदने वाला दंडनीय होगा। तो ये सरकार अभी तक तो पूरे व्यापारियों के पक्ष में काम करने जा रही है। हमारी लड़ाई है, हमारी ये लड़ाई अभी यही नहीं है एमएसपी से नीचे खरीदने वाला तो दंडनीय हो, पर एमएसपी भी जैसे आपने कहा कि 100 खर्च करते हैं तो 50 हमें ज़्यादा मिलें, तो हम उसके लिए भी लड़ाई लड़ रहे, वो भी हमें चाहिए। और ये देश में आज तक कमाने वाले किसान और उसकी कमाई को सारे देश को लुटा रही है सरकार, ही सबको लुटा रही है। ये गन्ना वाले किसानों की हम चर्चा कर रहे थे, 2-2 साल पहले गन्ना किसानों ने दिया हुआ, अभी तक उनके पैसे नहीं दिए जा रहे। तो 2 साल अगर बैंक से कोई किसान कर्जा लेता है, 2 साल में उसका कर्जा 25-30% बढ़ जाता है, परंतु वहाँ से तो एक नया पैसा फालतू वो मिलने नहीं देती। 2 साल जो मूल उसका बन रहा है वो ही नहीं देती। और उल्टा ये जानकारियाँ हमने प्राप्त की हैं कि मिल जो प्राइवेट मिलें हैं, सरकारी मिलें में हैं और जो ढिंढोरा पीटते हैं कि ये घाटे में चल रही हैं, उनकी भरपाई करने के लिए हजारों करोड़ रुपया सरकार वर्ष में उन मिल वालों को दे रही है, परंतु किसानों को नहीं दे रही। तो ये किसानों का सरकार गला घोटती आई है, चाहे कोई भी हो, एक सरकार की बात नहीं है, कोई भी सरकार है। और अब ऐसे नहीं चलेगा। वो नीतियाँ रातों रात तो बन नहीं गई, ये तो इससे पहले भी कुछ उनकी बेवकूफ़ियों की वजह से तो ये बहुत बड़े बेवकूफ़ आ गए हैं सत्ता में। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्ता में बैठे हुए लोग पहले से ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे आ रहे हैं और ये नीतियां पहले से ही जो बड़े कॉरपोरेटर घराने उनके पक्ष में चली थी। और अब तो ये सरकार और भी कॉरपोरेट सेक्टर और बड़े व्यापारियों के लिए फ़ायदा देने की नीतियां बना रही है। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ योगदान पा रहे हैं और घेर के बैठे हैं अभी दिल्ली, ਉਹਦੇ बारे हिंदी में बात करेंगे, कोई पंजाबी में हिंदी में ही कीजिए, कोई बात नहीं है। कि ये आंदोलन क्या लगता है कि जो मोदी साहब कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम 3 साल के लिए कानून सख्त कर देते हैं और आपको एमएसपी दे देते हैं, तो आप वापस हो जाओगे कि जहाँ ये कानून ख़त्म करके ही जाओगे? ये कानून ख़त्म करके ही हमारा ये आंदोलन ख़त्म होगा। ठीक है, कम कुछ नहीं, उससे कम कुछ नहीं होगा। ये हमारे जीवन और मरण का सवाल है। सरकार हमारे किसानों को बेवकूफ़ बनाती है। हमारे ये बोलते हैं एमएसपी थी, है और रहेगी, लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि भी एमएसपी हम 100% रेट देंगे, पूरे जितने भी है इंडिया में वो सबके देंगे। ये सिर्फ बोलते हैं ना, वो रिटन में है नहीं है, उसमें वो लिखती में दे दें। और उस पे नाल जैसे मॉडगिल साहब ने बताया कि अगर मान लीजिए एक फसल का 100 रुपये का मूल्य फिक्स होता है, अगर 100 रुपये से कम कोई खरीदेगा, कोई कॉर्पोरेट घराना या कोई व्यापारी, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, वो भी कानून बनाइए। उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और एमएसपी पहली चीज़ तो ये है कि इन्होंने तय कैसे की, क्या इन्होंने हमारे किसानों को पूछा कि आपकी लागत कितनी आती है? अब इनका कैलकुलेशन ही गड़बड़ है, ठीक है ना। हमारी लागत इनकी एमएसपी से कई गुना ज़्यादा है। इनका कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कम से कम समर्थन मूल्य है ये। और कम से कम समर्थन मूल्य पर अगर मान लो प्राकृतिक आपदा से या बारिश से, मतलब पाला पड़ने से, किसी वजह से अगर फसल खराब हो जाती है तो उस फसल को कम से कम खरीदा जाना चाहिए। अब राजस्थान की हालत ये है कि जैसे अभी मूंग की फसल है, 7,196 रुपये उसका एमएसपी है और किसानों से 3,000 रुपये में भी व्यापारी नहीं खरीद रहे हैं। मात्र 10% उसमें अंतिम समय में एक बारिश होने की वजह से वो फसल खराब हो गई। अब इधर ये
खूब सारी मतलब प्रचार करते हैं कि हम इसका इंश्योरेंस करते हैं। तो आज बैंकों में उसके इंश्योरेंस की किस्तें कट चुकी हैं, ठीक है ना। तो 1 रुपया ना तो इंश्योरेंस का मिला है और ना उसको MSP पे उसकी बिक्री हो रही है। हाँ, किसान रजिस्ट्रेशन कराता है। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, आप उनके खिलाफ कोर्ट में क्यों नहीं जाते? ऐसा है, इंश्योरेंस कंपनियों की कोई शक्ल ही नहीं जानता है किसान। इंश्योरेंस कंपनियां बैंकों के थ्रू उनकी किस्तें काट देती है। अब किसान भोला भाला है, अनपढ़ है, वो इंश्योरेंस का क्लेम लेना भी नहीं जानता है और कब उसका क्लेम करना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनियों के जब उसको मौके पर अगर कोई भी चीज़ की जानकारी होगी या उनके रूबरू वो किस्तें भरेगा तो उसको वो बाकायदा पूछेगा भी सही। अब ये सरकार के कहने से बैंकों के थ्रू जिनके लोन लिया हुआ है उनके किस्तें तो कट जाती है, ठीक है ना, लेकिन ना तो उसकी समय पर गिरदावरी होती है, ना किस्तों का क्लेम होता है और ना उसको MSP मिलती है। इसलिए हमारे पूरे राजस्थान के सभी जिलों के किसान इतने गुस्से में हैं कि आज वो आंदोलन को खत्म करने के मूड में नहीं है। जब तक ये आंदोलन अगर ये सरकार नहीं मानती है तो अब पूरे गांवों में तैयारी कर रखी है। एक वजह ये थी, मोदी की पैठ बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी तो लोगों ने इंतज़ार किया है कि मोदी अच्छा करेगा, मोदी अच्छा करेगा। लेकिन अब लोगों के समझ में आया है कि वास्तव में जो वो दिल्ली के सारे बॉर्डरों पर जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें अपने को भी शरीक होना चाहिए। लेकिन किसानों की आर्थिक स्थिति की वजह से और अपने फसलों की अभी समय है उसकी वजह से वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, तो वो वहाँ आंदोलन करने को तैयार है और हम इसमें एक एक गांव में जाकर इस आंदोलन को बहुत तगड़ा स्वरूप देंगे। और जब तक हमारे को MSP नहीं, लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है, हमारी लागत का हमारे को पूछ करके उसकी लागत तय करने के बाद में स्वामीनाथन आयोग के अनुसार जो हमारे को मतलब लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तब तक मोदी क्या आने वाली किसी भी सरकार के खिलाफ हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। जब तक हमारे देश का किसान अपने पांव पर खड़ा नहीं होगा, उसको लाभकारी नहीं मिलेगा, तब तक हम इन तीनों कानूनों का आंदोलन और विरोध करते रहेंगे। इनमें सरकार ने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जब किसान के पास में पैसा नहीं है तब आप कॉन्ट्रैक्टर को ला रहे हैं। आप किसान को MSP दे दो, MSP के ऊपर लाभकारी मूल्य दे दो। हमारे को जरूरत ही नहीं है कॉन्ट्रैक्टर आने की। 100 रुपये की जब हमारी लागत आती है उसका 150 रुपया मिल जाएगा। 50 रुपये में हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हम बैंक का कर्जा चुकाएंगे, हमारी माली हालत सुधारेंगे, तो हमारे को जरूरत ही नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट लाने का मतलब ये है कि ये बिचौलियों के मतलब चंगुल में फंसे हुए हैं। इनको इलेक्शन में जो चंदा मिलता है उनकी भरपाई करने के लिए किसानों की हत्या करके है जो किसान को इन्होंने ऐसा मान रखा है कि भी किसान तो चुप है, वो कुछ भी नहीं करेगा और ये कंपनियां जो हमारे को देने वाली है, माला माल करने वाली है, उनके हित में कर दो। बिल्कुल सही है जी। अभी तक आपने PTN 24 चैनल पे उन लोगों की बातें सुनी है जो पंजाब से हरियाणा से रिलेटेड हैं। अभी आपको पता चल गया कि आज के इस कार्यक्रम में, आज जो ये रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, कम से कम 5-7 स्टेट के जो हमारे राष्ट्रीय किसान संगठन के जो किसान लीडर हैं उनसे हमने बात करवाई है और आपको अंदाज़ा हो गया है कि राष्ट्रीय किसान संगठन जो है पूरे भारत में बिल्कुल एक्टिव है और इनकी पूरे किसान लोग जो हैं 18 स्टेट्स के दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और इनकी भी यही मांग है कि जब तक ये कानून ख़त्म नहीं होते, MSP हमें लाभ के साथ नहीं दी जाती, तब तक हम ये आंदोलन ख़त्म करने वाले नहीं हैं। अभी तक ये बात पंजाब हरियाणा से होते हुए अब पूरे भारत में जा रही है और आने वाले दिनों में पूरे भारत में इसका क्या व्यापक असर होता है, हमारी उस पर नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिएगा PTN 24।